नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट की बीमारियों के पेशेंट में अलग-अलग तरह की जाँचों को करने का क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, यानी अलग-अलग जाँचों को कब करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति को सिम्पटम्स है और अगर कोई व्यक्ति को सिम्पटम्स नहीं है, तो कब करना चाहिए, ताकि उसको कोई भी नई बीमारी को डिटेक्ट कर सके। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि ईसीजी को हर रोज़ कर रहे हैं, कि हर 10 दिन में कर रहे हैं, कि इको को हर 15 दिन में कर रहे हैं। आपको सिम्पटम्स है तो आप उसको सालों नहीं कर रहे और सिम्पटम नहीं है तो हर 10 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसा करने का तो कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अलग-अलग टेस्ट की वैलिडिटी एक तरह से कितनी है, कितने टाइम तक उसको आप मान सकते हैं कि वो चलेगी उसकी रिपोर्ट, और कितनी फ्रीक्वेंसी से हमको टेस्ट को करना चाहिए यदि हमको हार्ट का सिम्पटम्स है, यदि सिम्पटम्स नहीं है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को ईसीजी करने को बोला जाता है, अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्पटम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक कभी कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो ऐसा उसको बार-बार ईसीजी करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि 2-3 साल में एक बार उसको ईसीजी करना चाहिए। यदि उसको व्यक्ति को कोई सिम्पटम हो रहा है, जैसे सडनली छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुआ, पसीना हुआ, बेचैनी हुआ, साँस फूलने का प्रॉब्लम हुआ, कोई इस तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसको ईसीजी उस टाइम पे एक बार तुरंत कर लेना चाहिए। सडनली अगर धड़कन बढ़ती है तो भी उसको ईसीजी एक बार करना चाहिए। जब कभी भी किसी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे एक बार ईसीजी कर लेना चाहिए। ईसीजी एक बहुत ही वेरिएबल होने वाली चीज़ है, बार-बार इसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, इसकी पिक्चर चेंज होती रहती है, इसलिए ईसीजी की बहुत लंबी वैलिडिटी नहीं है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है तो हो सकता है कि हर 10 मिनट या हर आधे घंटे में भी एक बार ईसीजी को करना पड़े, ये देखने के लिए कि उसके रेगुलर चेंजेस क्या आ रहे हैं। जब व्यक्ति को हार्ट का दर्द होता है तो इसी में चेंजेस आते हैं, जब दर्द चला जाता है तो इसी चेंज डिसअपीयर भी हो जाते हैं, कुछ चेंजेस लाइफ टाइम भी चलते हैं। अलग-अलग पेशेंट की अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ईसीजी का। तो बेसिकली अगर व्यक्ति को सिम्पटम्स है तो ईसीजी बार-बार भी करना पड़ सकता है, और सिम्पटम्स नहीं है तो व्यक्ति को साल में 1 आध बार भी अगर ईसीजी करता है तो सफिशिएंट है। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को सिम्पटम्स नहीं है और उसको स्ट्रेस टेस्ट करने को बोला जा रहा है, तो स्ट्रेस टेस्ट यूजुअली सिम्पटम नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं, मान लीजिए बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वैसे व्यक्ति को एटलीस्ट 2-3 साल में एक बार ट्रेडमिल करना चाहिए। गाइडलाइंस कहती है कि 35 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई व्यक्ति को कोई सिम्पटम्स नहीं है और कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार ट्रेडमिल करना चाहिए। ये करने से हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई हिडन सिम्पटम्स या हिडन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्योंकि फिर ऐसे पेशेंट को जब हम कभी कोई जाँच नहीं करते तो ऑल ऑफ अ सडन जब हार्ट अटैक आता है तो पता चलता है कि सिम्पटम बहुत बिगड़ गए, कंडीशन बहुत बिगड़ गई है। तो वैसे पेशेंट में आपको एटलीस्ट हर 3 से 5 साल में एक बार ट्रेडमिल करना चाहिए। अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो 2 से 3 साल में करना चाहिए। अगर पेशेंट को सिम्पटम्स है तो जब कभी सिम्पटम हो तो फिर उस टाइम पे करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए पेशेंट का सिम्पटम डिटोरिएशन हुआ पहले से, उसकी सांस फूलने ज़्यादा लगी है, उसको छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट, पसीना हो रहा है, तो फिर ट्रेडमिल करना चाहिए। वैसे केस में 2-4 महीने, 6 महीने में भी एक बार ट्रेडमिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेम पैटर्न इको में भी है। इको बेसिकली रिकमेंड किया जाता है कि अगर कोई सिम्पटम्स नहीं है तो 35 वर्ष की आयु के बाद हर 5 साल में एक बार एटलीस्ट करना चाहिए। ट्रेडमिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इको में ज़्यादातर चेंजेस जो है अटैक या कोई प्रॉब्लम आने के बाद ही ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए इको से ज़्यादा ट्रेडमिल हर 5 साल में एक बार उस फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इको की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है अनलेस पेशेंट को सिम्पटम्स हो या रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो, फिर भी अगर 5 साल में करें तो अच्छा है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या मल्टीपल जिनको रिस्क फैक्टर्स हो तो 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है लेकिन पेशेंट को सिम्पटम्स है, तो सिम्पटम्स के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। अगर बार-बार सिम्पटम्स हो रहे हैं तो हर 2-4 महीने, 6 महीने में भी एक बार करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम अगर वाल्व से रिलेटेड है या जन्म का कोई बीमारी और बहुत सीवियर रेंज में है तो हर 3 से 6 महीने में इको करना पड़ सकता है। अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बीमारी भी वाल्व का या जन्म से जो है वो बहुत माइनर है, तो 2-3 साल में एक बार इको करेंगे तो चलेगा। तो बेसिकली इको का फ्रीक्वेंसी भी इस बात पे डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी सीरियस है, कितनी जल्दी बिगड़ने का अंदेशा है और कितने पेशेंट को सिम्पटम्स है। जितना ज़्यादा सीवियरिटी है, जितना ज़्यादा बिगड़ने का अंदेशा है, जितना ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम्स है, उससे हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा। अगर बार-बार तकलीफ हो रही है, बार-बार बिगड़ने का चांस है तो हर 2-4 महीने में भी इको करना पड़ सकता है। अगर बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम है और बिगड़ने का कोई अंदेशा नहीं है, तो साल भर 2 साल में एक बार भी करेंगे तो चलेगा। कार्डियक सीटी स्कैन या कार्डियक एमआरआई अगर किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन हो तो उसके लिए किया जाता है। ये रूटीनली स्क्रीनिंग के हिसाब से नहीं किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर हार्ट में कोई पानी भर गया है या हार्ट का कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या हार्ट पर मायोकार्डाइटिस
सस्पेक्ट कर रहे हैं या हार्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, हार्ट डायलेट हो गया है, हार्ट का कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वगैरह है, या कोई सब्सटेंस हार्ट में डिपॉजिट हो गया, कोई पदार्थ हार्ट में डिपॉजिट हो गया, उसके लिए आपको जांच करनी है, तो फिर सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है। रूटीनली नहीं किया जाता है। सीटी एंजियोग्राफी का ये है कि अगर आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स और ट्रेडमिल पॉजिटिव आता है तो सीटी एंजियो यंग पेशेंट में किया जा सकता है। रूटीनली करने का ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड नहीं। मैं ज़्यादातर नॉर्मली मान के चलता हूँ कि अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव आया है और रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो 5 साल में एक बार सीटी एंजियो कर सकते हैं। ट्रेडमिल तो विदाउट सिम्टम्स में 5 साल में एक बार करना चाहिए। सीटी एंजियो विद सिम्टम्स हो या पेशेंट का ट्रेडमिल पॉजिटिव हो तो उसके हिसाब से 5 साल में एक बार किया जा सकता है। एक सीटी एंजियो की वैलिडिटी 4-5 साल जैसी रहती है। उसका रीज़न ये है कि नया ब्लॉकेज कोई भी डेवलप होने में 4-5 साल जैसा लगता है। ट्रेडमिल का प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडमिल जो है खाली क्रिटिकल ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करता है। तो मतलब ट्रेडमिल अगर नॉर्मल भी आता है तो भी ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब बस ये है कि 70-80% को क्रॉस नहीं किया है। तो उसमें भी ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 70% रहता है, तो मिस होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सीटी एंजियो के कंपैरिजन में ट्रेडमिल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। सीटी एंजियो का कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंसी कम रहेगा क्योंकि एक बार अगर उसमें क्लीन रिपोर्ट आ गई तो उसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 95% जैसी है, और उसमें कुछ भी मिस होने का चांस काफ़ी कम है। तो अगर नॉर्मल सीटी एंजियो आ गया तो फिर आपको दोबारा सीटी एंजियो करने का ज़रूरत 5-7 साल के बाद होगा। या अगर पेशेंट को नए ईसी चेंजेस आ रहे हैं, नए इको में चेंजेस आ रहे हैं, नई सांस फूलने की तकलीफ हो रही है या हार्ट अटैक के चेंजेस कुछ आ रहे हैं तो फिर आपको करके देखना पड़ेगा। पर अदरवाइज रूटीन स्क्रीनिंग के हिसाब से सीटी एंजियो 5-7 साल में एक बार भी करें तो चलेगा। रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो तो 5 साल में एक बार कर सकते हैं, पर सीटी एंजियो को एटलीस्ट हर साल में या 2 साल में एक बार करने का मतलब नहीं है। किसी को पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हो या एओर्टा डायलेटेड हो या एओर्टिक डिसेक्शन वगैरह हो तो वो हर 2-3 साल में एक बार सीटी एंजियो या सीटी एओर्टोग्राम कर सकता है। नेक्स्ट है रेगुलर कैथेटर एंजियो। यूजली रेगुलर कैथेटर एंजियो स्क्रीनिंग के हिसाब से नहीं किया जाता है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में भी अगर टीएमटी पॉजिटिव हो और पेशेंट को तकलीफ हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। उम्र दराज पेशेंट है जहाँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट की जरूरत है, सीटी एंजियो फिजिबल नहीं है, वहाँ पे आप रेगुलर एंजियो करते हो। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में ईसीजी चेंजेस हैं, इको में चेंजेस है, ट्रेडमिल में चेंजेस है तो करना चाहिए। सब कुछ अगर नॉर्मल है तो फिर रूटीन देखने के लिए कि भाई अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं, रेगुलर एंजियो नहीं किया जाता है क्योंकि जितनी बार आप रेगुलर एंजियो करते हो नस को डैमेज होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। जितने बार आप करते हो पंचर होने का इश्यूज रहता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो इसलिए सिर्फ जांच करने के लिए बिना सिम्टम्स के पेशेंट को जिसकी सब रिपोर्ट बाकी नॉर्मल है सीटी एंजियो कर सकते हैं। रेगुलर एंजियो नहीं करना चाहिए। रेगुलर एंजियो स्क्रीनिंग टूल के लिए यूज नहीं करते। कोई रिपोर्ट प्रॉब्लम करती है तो कंफर्म करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स अगर हैं तो उसका कारण असेसमेंट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बिगैर कारण उसको नहीं किया जाता है। इसके अलावा होल्टर मॉनिटरिंग है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं, कोई धड़कन का प्रॉब्लम नहीं है तो इस टेस्ट को नहीं किया जाता है। अगर धड़कन का प्रॉब्लम है और रिदम रिलेटेड इश्यूज हैं, बार बार पैल्पिटेशन हो रहे हैं और ईसीजी में कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, इको में कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप होल्टर करके देख सकते हो। होल्टर टेस्ट का ऐसा नहीं कि आप उसको बार बार कर सके, अगर तकलीफ हो तो ही करना चाहिए। और अगर बार बार रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को लग रहा है तो उसको जांच करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। एक आध बार कर सकते हैं। इसको हर बार करने का या हर 3 महीने में करने का ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर पहली बार आपने होल्टर किया और कुछ डिटेक्ट नहीं हो पाया है तो दोबारा आप उसको रिपीट करके देख सकते हो कि भाई दोबारा करने में शायद कुछ नई फाइंडिंग मिल जाए, या पेशेंट का सडनली कोई ईसीजी में चेंज आया है या सिम्टम स्टेटस में चेंज आया है या पैल्पिटेशन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया है तो फिर आपको एक बार रिपीट करके उसको देखना पड़ सकता है। पर अदरवाइज होल्टर को रूटीन स्क्रीनिंग के लिए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं किया जाता। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में किया जाता है अगर पेशेंट को पैल्पिटेशन वगैरह का प्रॉब्लम है तो। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में तब किया जाएगा जब किसी और जांच में कोई स्पेसिफिक चीज़ निकल के आई है कि भाई पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक पैल्पिटेशन का सिम्टम नहीं भी हो रहा है लेकिन ईसीजी में कुछ गड़बड़ है, जिससे हम जानना चाह रहे हैं कि भाई एक्टोपिक की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि रिदमिया की फ्रीक्वेंसी क्या है, रिदम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कर सकते हैं। पर अदरवाइज रूटीनली मतलब सिर्फ जांच करने के लिए कोई भी टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं करना चाहिए। कार्डियक बायोमार्कर्स का भी है कि अगर छाती में दर्द हो, घबराहट, पसीना वगैरह हो तो ट्रोपोनिन को या कार्डियक एंजाइम्स को करना चाहिए। अदरवाइज इसको करने का उतना मतलब नहीं है। और कार्डियक बायोमार्कर्स हार्ट फेलियर वाले जो एंटीप्रोबीएनपी बायोमार्कर है वो दवा का रिस्पॉन्स सही हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को हार्ट फेलियर में प्रॉपर थेरेपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कैसा है, उसका ओवरऑल कंडीशन कैसा है, वो देखने के लिए कर सकते हैं।
ट्रोपोनिन अगर चेस्ट पेन हो तो ही करना चाहिए, छाती में दर्द हो और आपको हार्ट अटैक है या नहीं ये रूल आउट करना है तो करना चाहिए। अदरवाइज बिना सिम्टम्स के, बिना चेस्ट पेन के, बिना इसी चेंजेस को नहीं करते। कभी कभार अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं, पेनलेस हार्ट अटैक हम सस्पेक्ट कर रहे हैं इसी चेंजेस की वजह से, तो हम इसको कर सकते हैं। पर बेसिकली ट्रोपोनिन एंजाइम जो है वो कंफर्मेशन के लिए ही है कि पेन जो है वो हार्ट का है या नहीं, और ईसीजी में चेंजेस हैं वो अटैक फ्रेश है या नहीं, पुराना है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर करना है तो कर सकते हैं। पर जहाँ सब चीज़ नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ कार्डियक बायोमार्कर्स जैसे कि ट्रोपोनिन और एंटीप्रोबीएनपी नहीं करते हैं। एंटीप्रोबीएनपी हार्ट फेलियर है या नहीं, या हार्ट फेलियर का स्टेटस कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है, वो देखने के लिए करते हैं। ये भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में नहीं करते। सिम्टम्स अगर हैं तो सिम्टम्स का कारण देखने के लिए किया जाता है, या इको ईसीजी में कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग है जिसमें आपको जानना है कि भाई हार्ट फेलियर साथ में हो रहा है कि नहीं, तो कर सकते हैं, पर रूटीनली स्क्रीनिंग के लिए नहीं करते हैं। लास्ट हम बात करेंगे ईपी स्टडी के बारे में। ईपी स्टडी बेसिकली हार्ट के करंट का टेस्ट है। होल्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कंफर्म करने के लिए या पैल्पिटेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए इसको किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी और इन्वेजिव जांच है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में जहाँ ईसीजी को सब नॉर्मल है वहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर किसी को ईसीजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसमें अगर अपने को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है तो कर सकते हैं, या पैल्पिटेशन अगर बार बार हो रहा है तो उसको करते हैं, लेकिन ये एक बार ही करते हैं, फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद अगर वापस सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो इसको किया जा सकता है। रूटीनली सिर्फ देखने को, जांच करने को या फॉलोअप के हिसाब से इस टेस्ट को नहीं किया जाता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी और इन्वेजिव टेस्ट है, रिस्क भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए ये जब थेरेपी करना हो तभी इसको किया जाता है, अदरवाइज इसको रूटीन टेस्ट जैसा नहीं किया जाता है। तो आज हमने बेसिकली बात करी अलग अलग टेस्ट के बारे में, कौन सा टेस्ट को कब करना चाहिए। ज़्यादातर हर टेस्ट में सिर्फ स्क्रीनिंग के हिसाब से आप ईसीजी और इको ये सब तो कर सकते हो, टीएमटी भी कर सकते हो अगर रिस्क फैक्टर्स है तो, पर अदरवाइज कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादातर पेशेंट को कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स है तो बेसिक वाले टेस्ट जो नॉन इन्वेजिव वाले टेस्ट है वो थोड़ा बहुत कर सकता है। रिस्क फैक्टर्स है, उसमें ब्लॉकेज है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए। पर अगर किसी को सिम्टम्स है तो फिर किस तरह के सिम्टम्स है, कितने सिम्टम्स है और किस तरह का टेस्ट है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। रेगुलर एंजियो या ईपी स्टडी जैसे इन्वेजिव टेस्ट को हम स्क्रीनिंग के लिए नहीं करते, या जहाँ इंटेंशन होता है ट्रीटमेंट करने का या फाइंडिंग्स को कंफर्म करना है तो ही किया जाता है, अदरवाइज नहीं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट को कंपेरेटिवली अब थोड़ा सा लूजली भी कर सकते हैं, पर जो कंफर्मेटरी टेस्ट है या जो इन्वेजिव टेस्ट है उनको स्पेसिफिकली तब जब ज़रूरत हो तो ही करना चाहिए। कार्डियक बायोमार्कर्स का भी ये है कि अगर छाती का दर्द हार्ट रिलेटेड है या नहीं, या सांस जो फूल रही है वो हार्ट फेलियर रिलेटेड है या नहीं, वो देखने जांचने को और पेशेंट का थेरेपी से रिस्पॉन्स हुआ है कि नहीं ये देखने को किया जा सकता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पर कार्डियक इन्वेस्टिगेशन संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। कार्डियक इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्लेलिस्ट है, आप इसे चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा।